Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9 का वो है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम डायनामिक्स है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। उसमें देखेंगे डायनामिक्स है और उससे मुतल्लिका जो कैटेगरीज है वो किस तरह से डिफाइन होंगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो हम लोग देखते हैं तो जो हमारा न्यू टॉपिक है डायनामिक्स, वो जो क्लास 9 का न्यू सिलेबस है 9th क्लास का, उसका जो डायनामिक्स का सिलेबस है, डायनामिक्स का आर्टिकल है वो किस तरह से डिफाइन होता है। बच्चे जो डायनामिक्स है वो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करना होता है। क्या करना होता है? किसी ऑब्जेक्ट की मोशन और जिस वजह से वो मोशन में है उस वजह को डिस्कस करने का नाम डायनामिक्स है। डायनामिक्स डील्स विद द फोर्स एंड द इफेक्ट्स ऑन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। डायनामिक्स किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में रहने और उसकी मोशन की जो वजूहात है उसके बारे में स्टडी को हम लोग डायनामिक्स कहते हैं। मजीद अगर हम लोग उसको डिफाइन करें तो वो क्या है? द ब्रांच ऑफ द मैकेनिक्स that studies the motion of the object and the forces that cause that motion। मैकेनिक्स की वो शाख जो किसी जिस्म के मोशन में रहने और उसकी वजूहात के मुतालिया पर मबनी हो, जो उसके मुतालिया के वजूहात पर इन्हिसार करती हो, वो डायनामिक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई पानी फ्लो में चल रहा है तो वो जिस फ्लो में चल रहा है और जिस वजह से फ्लो में चल रहा है उसकी वजूहात को बयान करना हमारे पास डायनामिक्स हो जाएगा। डायनामिक्स की का ये देखिए, अ कार कोलिजन, एक कार की आपस में कोलिजन, द अर्थ एक्सर्टिंग द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी, हम लोगों पर जितनी भी जो चीजें हैं ऑन द अर्थ उनके ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है वो भी आपके पास डायनामिक की शक्ल में हो और वो एक इसकी एग्जांपल है। It is essential why the objects move or to change their position rather than just describing their movement। ये हमारे लिए जरूरी है। क्यों? ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं या अपनी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी मूवमेंट को डिस्क्राइब भी कर सकते थे, लेकिन साइंस हमें इस बात पर मुत्तफिक होने नहीं देती कि किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को हम लोग अंडर ऑब्जर्वेशन लेकर आए, वहां पर जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह से टर्न हो रही है। मुख्तलिफ फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए हम लोग वहां पर इसको सारे इंजाम करते हैं। इट हेल्प्स अस टू डिस्क्राइब द फोर्स लाइक मास, एनर्जी, मोमेंटम एंड फोर्स। ये हमें वो वाले फैक्टर्स बयान करने में मददगार साबित होती है जो कि फॉर एग्जांपल मास हो, एनर्जी हो, मोमेंटम हो या फोर्स हो। मास आप लोगों को पता है, जो ग्रेविटी आपकी तरफ पुल कर रही है वो आपके पास मास है। एनर्जी किसी चीज के काम करने की सलाहियत, आपके पास एनर्जी है। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है हमारी फोर्स। फोर्स किस तरह से डिफाइन करेंगे? फोर्स किसी जिस्म को हरकत में लाती है या लाने की कोशिश करती है, किसी जिस्म को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। फोर्स असल में होती है पुश और पुल ऑफ द ऑब्जेक्ट। पुश और पुल ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द फोर्स। फॉर एग्जांपल, पुश और पुल, उसके हिसाब से हम लोग देखें, ये देखिए एक आपके पास स्प्रिंग मैस की सिस्टम है, ये एक मैस एम वाला पार्टिकल स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ है और उसको हम लोग क्या करेंगे, ये एट द रेस्ट की हालत में यहाँ पर भी आपके पास जीरो है, लेकिन एट सम इंस्टेंट एट द सम पॉइंट हम जब इसको मैस को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे इस डायरेक्शन में तब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। इसको हम लोग इसकी इंतहाई पोजीशन, जिसको हम लोग कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पर लाकर जब छोड़ेंगे तो ये दोबारा से क्या करेगी, बैकवर्ड जाएगी और इस तरह से अपनी स्ट्रेच स्लिंकी यानी स्प्रिंग को इकट्ठा कर लेगी और फिर थोड़ी देर आगे पीछे वाइब्रेशन करने के बाद वो अपनी पहले वाली हालत में आ जाएगी। ये देखें यहाँ पर हमने इसको पुश किया तो पुश के दौरान क्या आ गया, ये मूवमेंट में आ गया। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये आपको लगने वाली डायरेक्शन, ठीक है, ये देखें अगर हम लोग क्या करें, किसी बॉक्स के ऊपर फोर्स एफ लगाएं तो ये उसकी समत में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट तय करेगा। ये फोर्स की वजह से है जो उसको डायरेक्शन भी मुहैया कर रही है, उसको मैग्नीट्यूड भी मुहैया कर रही है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये बैलेंस भी हो जाती है। हम इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज को देखेंगे किस तरह से ये बैलेंस होगी। सबसे पहले टाइप्स ऑफ द फोर्सेस।
फोर्सेस की कितनी टाइप्स हैं? फोर्सेस की बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक कांटेक्ट फोर्स और एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। जो कांटेक्ट फोर्स होती है वो एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी कांटेक्ट के ऊपर, जो किसी उसके जोर के ऊपर एक्ट करती है, वो आपके पास कांटेक्ट फोर्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल, अ कांटेक्ट फोर्स इज अ फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन द अदर। जो किसी एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अमल करने वाली जो फोर्स है वो आपके पास कांटेक्ट फोर्स कहलाती है। कांटेक्ट फोर्स बिल्कुल इसी तरह से ही है। ये देखिए, ये बिल्कुल आपके पास कांटेक्ट फोर्स है। आगे इसकी मुख्तलिफ किस्म की ब्रांचेस बन सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज बन सकती है कि वो किस लिहाज से वहां पर एक्ट कर रही है। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स कनेक्शन होना, किसी चीज का आपस में ताल्लुक होना, मुंसलिक होना, वो आपके पास कांटेक्ट फोर्स है। इसकी मदद से एक सम है वो हम लोग देखते हैं। सम कांटेक्ट फोर्सेस आर बिलो फ्रिक्शन। क्या है? दो सतहों के मबीन हमवार सतह पर अपोजिशन पर अमल करने वाली फोर्सेस, यानी जो आपस में हरकत करने पर मुखालफत पैदा करे, वो आपके पास फ्रिक्शन की फोर्स करती है, कहलाती है। इट इज द फोर्स दैट रेजिस्ट motion when the surface of the one object comes in the contact with the surface of other object। जब किसी एक ऑब्जेक्ट का सरफेस दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस के कांटेक्ट में आता है, तो वहां पर जो बनने वाली और क्रिएट होने वाली, प्रोड्यूस होने वाली फोर्स है, वो आपके पास फ्रिक्शन की फोर्स है। ये देखें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इस किस्म का जो भी है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये देखें दो ब्लॉक शो कराए गए हैं। ये देखिए, ये इन दोनों का जो कॉन्टेक्ट बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है, यानी ये दोनों सतह आपस में मस कर रही है। तो यहाँ पर जो मस होगी उसका मतलब क्या है? वो आपके पास उसका कनेक्शन है। ठीक है ना? ये देखिए, इस तरह से वो वहां पर मस कर रही है, और हम लोगों को पता है दो सतहों के मबीन मुखालफत की जो फोर्स होगी वो आपके पास फ्रिक्शन की फोर्स कहलाएगी। दूसरी फोर्स है ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स आपके पास एक बैलेंसिंग फोर्स की तरह भी एक्ट करती है। ड्रैग फोर्स इज द रेजिस्टेंस फोर्स काज्ड बाय द मोशन ऑफ द बॉडी थ्रू अ फ्लूइड। ये एक फ्लूइड के दरमियान एक्ट करने वाली वो फोर्स है जो किसी बॉडी की मोशन की वजह बनती है और वहां पर उसकी रेजिस्टेंस की वजह बनती है। नीचे मैंने आप लोगों को ये देखें, ये आपके पास एक फॉग ड्रॉपलेट है, यानी धुंध में जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, ये वो वाले हैं। आप लोगों ने कभी सोचा कि जो धुंध होती है उसमें जो हवा में और इनके जमीन के दरमियान में जो वाटर ड्रॉपलेट यानी फॉग के ड्रॉपलेट होते हैं, वो क्यों लटके रहते हैं? वो ड्रैग फोर्स की वजह से होते हैं, क्योंकि वो वहां पर खुद को बैलेंस कर लेते हैं। वेट उनका नीचे की तरफ, जो टर्मिनल वेलोसिटी और जो आपके पास फोर्स है वो ऊपर की तरफ होती है, लिहाजा वो आप खुद को बैलेंस कर लेते हैं और वो वहां पर लटके रहते हैं। इसका मजीद कंसेप्ट हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। फिर ये देखिए, हमारे पास स्ट्रीम लाइन फ्लो है। क्या है स्ट्रीम लाइन? ये आपके पास एक लिक्विड शेप है, ठीक है ना, और ये इस जानब आपका जो है ना उसका स्ट्रीम लाइन चार्ज है, ठीक है, इस जानब में। तो जब आपके पास कोई वाटर फ्लो करेगा तो उस वाटर फ्लो के दौरान जो यहाँ पर आपकी स्ट्रीम लाइंस बनेगी, यानी कि उसकी अपोजिट रेजिस्टेंस बनेगी। फॉर एग्जांपल, वाटर आपका इस साइड को जा रहा है, लेकिन जहां जहां से वो गुजर रहा है वो रास्ता भी बना रहा है, ठीक है ना, रास्ता बना रहा है, तो उससे जो हवा है वो पीछे की तरफ आएगी, वो आपके पास क्या होगी? वो आपका ड्रैग फोर्स का पार्ट कहलाएगी। ठीक है, ड्रैग फोर्स समझने के लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि हमारे जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, फॉग ड्रॉपलेट होते हैं, वो इसी असूल पर अमल करते हैं। जो कंटेक्ट फोर्स का नेक्स्ट कंटेंट है वो है थर्स्ट। क्या है? थर्स्ट। थर्स्ट का मतलब आप लोगों को पता है, एक्सपेलिंग भी होता है, मतलब फटना भी होता है, एक जगह का दूसरी जगह पर जाकर अपना काबू करना, कंट्रोल करना, और उस जगह को अपनाना भी होता है। थर्स्ट मीन्स टू पुश और ड्राइव विद द फोर्स। ड्राइव विद द फोर्स वो कैसे है वो हम लोग देखते हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जांपल बनाई है इन द फॉर्म ऑफ द जेट। जब जेट आगे की तरफ मूव करता है तो आप लोगों ने देखा वो उससे पीछे की तरफ जो है ना गैसेस एक्सपेल हो रही होती हैं आग की शक्ल में, मुख्तलिफ किस्म की हरारत की शक्ल में। तो वो एक्सपेल जो हो रहा है ना, वो आपके पास क्या है? वो उसका एक्सपेल गैस है, और वो जो आगे की तरफ मूव कर रही है फॉरवर्डली, वो आपके पास क्या है? उसका थर्स्ट है। एक और एग्जांपल देख देते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास वाटर वाला जो है ना टब है, इसमें आप लोगों ने किसी बाल को जो है ना डिप करवाना है। क्या करना है?
बाल को डिप करवाना है। जब आप लोग इसमें बाल को डिप करवाएंगे ना, तो आप लोग देखेंगे कि वहां पर आप लोग जैसे जैसे उसको नीचे की तरफ डिप करवाते जाएंगे, वैसे वैसे ऊपर की तरफ क्या है, एक फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगी। आप लोग करके देखिएगा कि पानी का एक टब लें, उसमें किसी फुटबॉल को या किसी बॉल को नीचे डुबोने की कोशिश करें, तो उस कोशिश के दौरान उसके ऊपर भी फोर्स अमल कर रही होगी जो उसको ऊपर की तरफ लेके जा रही होगी, लेकिन जो बॉल है वो नीचे की तरफ। असल में ये होता है कि हमें किसी जगह पर एग्जिस्ट करने के लिए वहां पर जगह भी बनानी पड़ती है। पानी का वाटर टब भरा हुआ है, तो वो जो बॉल हम उसमें डुबो रहे हैं ना, उसने अपनी जगह बनानी है। और जैसे जैसे बॉल नीचे जाएगा पानी उस साइड से हट जाएगा, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा अपोजिटली। तो और वो उस तरह से क्या होगा, डिप होगा। जितना ज्यादा हम लोग डिप करेंगे उतना ही ज्यादा उसके ऊपर ऊपर की तरफ एक फोर्स अमल करेगी। इसको हम लोग दूसरे लफ्जों में उछाल की फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उछाल की फोर्स। अर्शमित का प्रिंसिपल था जो पहले हम लोगों ने काफी पहले 9th क्लास में पढ़ा था। असल में ये वो ही कैटेगरी है कि जैसे जैसे हम लोग बाल को नीचे की तरफ डुबोएंगे, उसके ऊपर एक अपोजिट फोर्स एक्ट करेगी जो उसको ऊपर की तरफ उछाल देगी। दिट इज एन अपवर्ड फोर्स दैट कैन एक्सर्ट बाय एन ऑब्जेक्ट इमेंस इन इट। जैसे जैसे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबोएंगे, लिक्विड में डुबोएंगे, तो वो उसके ऊपर अमल करती हुई उसको ऊपर उठाएगी। व्हेन वो immerse an object in the water, a force exerted on it। जैसे जैसे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबोएंगे उसके ऊपर एक फोर्स अमल करेगी। This force is increased as we increase the force on the object to deeper in the water। जैसे जैसे हम लोग उसको डीप गहराई में डुबोने की कोशिश करेंगे, वैसे वैसे ये फोर्स उसको ऊपर की तरफ उछाल देगी। ऑन द सी बाय बैलेंसिंग, जो शिप्स होते हैं वो इसी फोर्स की वजह से उसके ऊपर तैर होते हैं कि दोनों ने अपने आप को बैलेंस कर लिया होता है। उसके बाद आप लोगों का नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या है? एक रेस्ट की हालत में पड़ी हुई जो बुक है ना, वो भी आपके पास क्या है, वो भी आपके पास नॉर्मल फोर्स एक्ट करवाती है। क्या करवाती है? नॉर्मल फोर्स एक्ट करवाती है। वो कैसे? अगर फर्ज करें आपके पास एक बुक है, ये आपके पास एक टेबल है, इसके ऊपर एक बुक पड़ी हुई है, तो इसके ऊपर की जानब जो फोर्स अमल करी वो नॉर्मल फोर्स है, और इसके नीचे की जानब जो फोर्स वो एफ जी है, यानी एम जी वाली ग्रेविटी की फोर्स। मैस बुक का, जी ग्रेविटी की फोर्स। तो वो नॉर्मल फोर्स, इट इज द नॉर्मल फोर्स ऑफ द रिएक्शन exerted by the surface on the object lying in it। जो उसके ऊपर ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है उसके ऊपर लगने वाली जो नॉर्मल फोर्स है वो आपके पास एफ एन है, और उसके साथ जो बैलेंसिंग फोर्स है वो आपके पास ग्रेविटी की फोर्स है। दिस फोर्स एक्ट्स अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। शर्त क्या है? ये परपेंडिकुलर अपवर्ड है उस ऑब्जेक्ट का। ये देखिएगा बड़ा आसान है। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट इस शेप में पड़ा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर ये यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है, तो लिहाजा हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो रही है। एयर रेजिस्टेंस। परिंदे जो हवा में उड़ते हैं उनके उड़ने की सबसे बड़ी वजह एयर रेजिस्टेंस है। ये फ्रिक्शन की ही एक किस्म है। किसी भी जिस्म को हवा में उड़ने के लिए, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स हैं, बर्ड्स जैसे हवा में उड़ते हैं वो रेजिस्टेंस कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है उसको रेजिस्ट करके खुद आगे की तरफ और हवा को पीछे की तरफ कर रहे हैं, वो आपके पास उसकी रेजिस्टेंस है। मजीद जब हम लोग जमीन पर चलते हैं तो हम भी रेसिस्ट कर रहे होते हैं जमीन को पीछे की तरफ, और हम लोग आगे फॉरवर्डली मूव कर रहे होते हैं। तो ये एयर रेजिस्टेंस की बात हो रही है। इट इज द रेजिस्टेंस दैट ऑफर्ड बाय द एयर व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स थ्रू इट। जब भी कोई जिस्म इसमें या इसके ऊपर गिरता है तो ये उसकी अपोजिट साइड में एक्ट करती है। किसी चीज को सम हाइट से नीचे की तरफ फेंकेंगे ना, तो आप लोग देखेंगे कि वो नीचे आते हुए वो टाइम नहीं लेगी जो विदाउट एनी एयर वहां पर वैक्यूम की शक्ल में लेगी। वैक्यूम में कोई हवा नहीं होती। वैक्यूम में एक चीज को ड्रॉप करके देखिए और एक यहाँ पर ओपन इन्वायरमेंट में करके देखिए, ज्यादा टाइम ओपन इन्वायरमेंट में लेगी, क्योंकि इसके ऊपर जिस तरह की इसकी शेप होगी उस तरह से इसके ऊपर हवा एक्ट करेगी और उसको ऊपर की तरफ मूव ऑन करवाएगी। फिर क्या है? टेंशन फोर्स। ये किसी धागे में प्रोई हुई फोर्स होती है। जब भी हम लोग किसी चीज को लटकाते हैं ना, ये देखिए हम एक बाल को लटका रहे हैं ना, तो यहाँ पर इस वक्त जो इसके धागे में थ्रेड में जो फोर्स कंटेन है सर्टेनली, वो आपके पास टेंशन फोर्स। इट इज द फोर्स experienced by a thread or by a rope when a person or a load pulls on it। जब हम किसी इंसान को या किसी ऑब्जेक्ट को इसके साथ लोड करवाते हैं, लटकाते हैं, तो ये उस धागे में प्रो जाती है, ये उस धागे पर अमल करती है। इलास्टिक फोर्स।
किसी जिस्म की ऐसी फोर्स जो उसको दोबारा अपनी पहली पोजीशन पे ले जाए, इलास्टिक फोर्स कहा जाती है। द फोर्स दैट कैन ब्रिंग द ऑब्जेक्ट इनटू इट्स ओरिजिनल शेप नोन एज द इलास्टिक फोर्स। जिस तरह से हम लोगों ने स्प्रिंग की एग्जांपल की थी, तो वहां पर हमने देखा था स्प्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच किया, एट द लास्ट वो थोड़ा सा आगे पीछे स्ट्रेच हुआ, अपनी मोशन को कंटिन्यू किया इनर्शिया की वजह से और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, और एट द लास्ट जब उसकी फोर्स सारी की सारी खत्म हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो रेस्ट की हालत में दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने डायनामिक्स उससे रिलेटेड जो फोर्सेस और फोर्सेस की एक कैटेगरी पर बहस की। ये आपके पास कॉन्टैक्ट फोर्स का सारा जवाब था। अगर किसी चीज की आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग ना आई हो तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल पर जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।